गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन डेमो क्लास में। आज की ये वीडियो मैं विशेष रूप से एलटी ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है हमारे ग्रुप की जो सदस्य हैं सम्मानित आरती मैम, तो उनके लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। हमारे चैनल ब्राइटवे जो PBH का चैनल है हमारा, उस पर भी आपको ये वीडियो उपलब्ध होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं, उन सभी बच्चों को जिन्होंने LT ग्रेड की परीक्षा भर रखी है, उसका फॉर्म अप्लाई कर रखा है। ये अब आप जानते हैं कि समय आपके पास अधिक बचा नहीं है। मात्र देखा जाए तो ये अक्टूबर माह लगभग समाप्ति की ओर है। नवंबर छोड़कर दिसंबर में आपकी परीक्षा लगी हुई है। इतना समय आपके पास अब नहीं रह गया है कि आप उसको या पूरे विषय को, जो सामान्य अध्ययन का जो विषय है, उसको पूरा एक एक लाइन पढ़ें। अब आपके पास एक माह, मोटा मोटा देखा जाए तो बस एक माह का समय आपके पास शेष है और इसी एक माह के अंदर आपको अपना पूरा सामान्य अध्ययन उसको रिपीट करना है। ऐसे समय में जो प्रतियोगी हैं वो परेशान होते हैं कि किस तरह से चीजों को एनालाइज किया जाए, कैसे तथ्यों को समझा जाए, कैसे जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, उनको अपने दिमाग में कंठस्थ किया जाए और विशेष रूप से उन सारे विषयों को जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, मात्र एक माह का समय बचा है। मैं आप सभी बच्चों से बस यही इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अब आपके पास इतना समय नहीं रह गया है कि आप एक एक शब्द को पढ़ें। और रही कुछ बच्चे जैसे डेमो क्लास के लिए कह रहे थे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपको हम पर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। और अगर आप हमारा बैच जो है, जो ज्वाइन होने जा रहा है, या एलटी ग्रेड के लिए जो सामान्य अध्ययन का क्रैश कोर्स हम चलाने जा रहे हैं, उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि अपने जो भी अनुभव है टूटे फूटे, उन सारे अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए आपको इस परीक्षा में कम से कम 20 प्रश्न आपको मैं सॉल्व करा ले जाऊं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, डेमो क्लास को। और हमारा जो टॉपिक है वो अधिकार है। तो ये ध्यान रखना है कि आज हम लोग अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अधिकार का मतलब अभी एक एक चीज हम लोग सविस्तार इसको समझेंगे। अधिकार क्या है, पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, हमको यही नहीं मालूम होता है कि जिस चीज के बारे में हमने पढ़ा है वो है क्या। अधिकार क्या है? सबसे पहला सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि भाई अधिकार क्या है। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि अधिकार क्या है। आप मान लें कि आप घर से बाहर निकले और एक महिला जा रही है, आपने उसका हाथ लिया और अपने हाथों में उसका हाथ फंसा लिया। अब वो महिला अपरिचित है और अगर आपने ऐसा किया तो आपको मारते मारते कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बना दिया जाएगा, पूरा मोहल्ला जुट कर मारेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक अननोन महिला, एक अनजान महिला का हाथ अपने हाथों में लिया है। इसी जगह पर आप अपनी धर्मपत्नी का हाथ अगर अपने हाथों में लेकर घूमने निकले हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको आंख भी दिखा दे, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो यही है अधिकार। अधिकार जो शब्द है ये अधिकृत से बना है। कभी भी पूछा जाए कि अधिकार जो शब्द है वो किससे बना है, तो अधिकृत से बना है। अधिकृत का मतलब क्या होता है? व्यवहार में लाया हुआ। एक एक शब्द को ध्यान से समझिए, व्यवहार में लाया हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर वो काम जिसे हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं या जिसे हम कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? वही अधिकार कहलाता है। ठीक है, अधिकार क्या है? वो अधिकार जो शब्द है हम कह सकते हैं कि अधिकृत से बना है। अधिकृत का मतलब होता है व्यवहार में लाया हुआ, यानी वह प्रत्येक कार्य जो हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अधिकार है, हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम भोजन कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। आपको चाहे आप खीरा ककड़ी खाइए, मुर्गी मुर्गा खाइए, कबाब खाइए, या फिर आप जो है दाल रोटी खा लीजिए,
ये आपकी इच्छा की बात है। आपको इस बात की छूट दी गई है संविधान की तरफ से, ये आपको इतना छूट दी गई है कि आप जो चाहें वो खा सकते हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कुछ भी खाइए। इसी तरह से आपको अधिकार है कि आप भाषण दे सकते हैं। आप सड़क पर खड़े हो जाइए, चौराहे पर खड़े हो जाइए, मार्केट में खड़े हो जाइए, महिला सशक्तिकरण पे खूब भाषण दीजिए। आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, कोई पकड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका एक अधिकार है। बात समझ रहे हैं? वह प्रत्येक कार्य जिसे करने की अनुमति, जिसे करने की परमिशन, जिसे करने की इजाजत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। बात आप समझ गए होंगे। हर वो काम जो हम कर सकते हैं या जिसे करने की इजाजत हमारा संविधान हमें देता है, वही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। अब दूसरी बात, जैसे हम गाना गा सकते हैं। अब हमारी इच्छा है, आप मुंशी प्रेमचंद जी के लिखी हुई किसी चीज को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी किसी चीज को पढ़िए, कबीर, सूर और तुलसी के जो दोहे हैं उनको पढ़िए कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल के लीन हो तो यसमति कबायो, काह करो ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। तो आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको अरेस्ट नहीं कर रहा है। देखिए मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, मुझे कोई पकड़ने नहीं आया। ठीक, तो अधिकार का मतलब वह प्रत्येक कार्य जो आप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप भाषण दे सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आपका कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। आप अगर अल्पसंख्यक हैं तो अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ये सारी चीजें ही क्या है? ये अधिकार हैं। बात समझ गए हैं कि अधिकार क्या है? अधिकारों की ये जो संकल्पना है, पूछा जाए कि किस देश से ली गई है, तो दोस्तों याद रखना है कि ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, ये जो अधिकार हैं, अधिकारों का वर्णन, अगर पहला सवाल तो ये पूछ लेता है अक्सर, ये बताइए कि ये हमें कब से प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे जन्म से। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? जन्म से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अधिकार जो है वो हमें कब से प्राप्त होते हैं, तो जन्म से। कैसे पता? देखिए होता क्या है कि लोगों का अक्सर उत्तर आता है 18 साल में, 17 साल में, 25 साल में, 12 साल में। ऐसा नहीं है, अधिकार हमें जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही हमें पहला अधिकार प्राप्त हो जाता है। सवाल ये भी पूछता है कि सबसे पहला अधिकार कौन सा होता है, तो आप कह सकते हैं जीवन का अधिकार। सबसे पहले प्राप्त होने वाला अधिकार कौन सा है, तो वो है जीवन का अधिकार। इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, इसी को कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आपको इस बात का अधिकार है कि आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने देह की सुरक्षा कर सकते हैं। इसका आपको पूरी छूट दी गई है, इसकी आपको पूरी इजाजत दी गई है। जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तभी उसको पहला अधिकार प्राप्त हो जाता है, जीवित रहने का अधिकार। कोई भी आदमी आपसे आपके जीवन को छीन नहीं सकता है। और ये होता था, पहले क्या होता था कि जैसे भारत में हरियाणा राज्य, आप जानते होंगे हरियाणा की स्थिति बड़ी खराब है। हरियाणा में ये हालत थी कि अक्सर जो है लोग ये पता करते थे कि हमारी जो मतलब कह सकते हैं माता के गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की है कि लड़का है। और जब वो लड़की होती थी तो अक्सर उसकी हत्या कर दी जाती थी। हत्या क्यों करते थे? हत्या इसलिए, यानी भ्रूण में ही उसका अबॉर्शन करा देते थे, गर्भपात करा देते थे, क्योंकि हमारे समाज में कुछ धारणाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों के दिमाग में गलत बातें गई। जैसे आपको बताते हैं, हमारे समाज में माना जाता है कि लड़कियां हमेशा कमजोर होती हैं। तो हर आदमी को क्या चाहिए? मजबूत चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए। ठीक है, तो दूसरी धारणा कि बिटिया तो धन है पराया। ठीक है, और तीसरी धारणा कि परिवार का नाम हमेशा लड़के के वंश से आगे बढ़ता है। ये तीसरी धारणा। चौथी धारणा कि मरने के बाद आपको वैकुंठ की प्राप्ति तभी होगी जब आपकी चिता को कोई लड़का अग्नि लगाएगा। ठीक है, अगर लड़की ने लगा दिया तो फिर आप वैकुंठ नहीं पहुंचेंगे, मीरा भवन पहुंच जाएंगे, चिलबिला पहुंच जाएंगे, अंतु जगेसरगंज पहुंच जाएंगे। ऐसी धारणाओं के कारण ही
जो हरियाणा है वहां पर क्या होता था कि गर्भ में जब बच्चा आता था तो उसके लिंग की जांच कराते थे, भ्रूण की जांच कराते थे, और जब जान जाते थे कि ये लड़का नहीं है लड़की है तो उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाता था। इसी वजह से हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। वहां 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं हैं, यानी 1000 लड़का है तो उसमें लड़की की संख्या कितनी है? 879। अब आप सोचिए कि 879 पुरुष का 879 महिलाओं से आप शादी कर दीजिए, बचा कितना? 121, और बचा क्या? पुरुष। ठीक, अब 1000 में 121 पुरुष ऐसे हैं जो सीटी बजाएंगे, इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। बात आप समझ रहे हैं ना? इनके लिए अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है, या तो हरियाणा जाए शादी करने क्योंकि वहां का लिंगानुपात अच्छा है, और केरल जाए, और अगर वहां भी नहीं जाते हैं तो इस सीटी बजाए। आज हरियाणा की स्थिति बड़ी खराब है। 2013 में माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने देखा कि यार इस तरह से तो ये जो लोगों का जो जीवन का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर कोई भी आदमी लिंग और भ्रूण की जांच कराएगा तो हम उसको वही सजा देंगे जो हत्या और हत्या के प्रयास के लिए दिया जाता है। अब इसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। आज आप किसी भी डॉक्टर के यहां जाइए, किसी भी चिकित्सक के यहां जाइए तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पर लिंग और भ्रूण की जांच नहीं कराई जाती है। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा नहीं है कि लोगों में सुधार आ गया, लोग समझदार हो गए, नहीं, ये वो हंटर है सुप्रीम कोर्ट का जो लोगों पर चला था, इसीलिए आज लोग इससे डरते हैं, बचते हैं। बात समझ गए हैं? तो अधिकारों पे कितने सवाल हो गए? पहला, अधिकार शब्द का मतलब अधिकृत, अधिकृत का मतलब व्यवहार में लाया हुआ, यानी वो प्रत्येक कार्य जो हम कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मूल अधिकारों की संकल्पना है कहां से ली गई है, किस देश से? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये हमें कब प्राप्त होते हैं? तो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। और पहला मौलिक अधिकार कौन सा है जो हमें प्राप्त होता है? तो सबसे पहले मिलने वाला अधिकार जो है वो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार। अब यहां पर आप समझिए, ये जो जीवन का अधिकार है या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन आपको मिलेगा अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको अधिकार है जीवित रहने का और कोई भी व्यक्ति आपसे आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन का जो सेक्शन है ये कभी भी रट्टा मारने वाला नहीं है, इसको समझ लीजिए, फिर आपको कुछ पढ़ना नहीं रहता है। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझ गए तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम सवालों को मतलब मजा ले लेकर हल करेंगे। ठीक है, जैसे सवाल हम लोगों का मजा लेता है, हम लोग प्रश्नों का मजा लेना शुरू कर देंगे। तो इसको समझते चलिए। ठीक है, हमने ये कहा कि सबसे पहले प्राप्त होने वाला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 में किसके बारे में कहा गया है? तो जीवन का अधिकार। सबसे पहले मिलने वाला अधिकार है जीवन का अधिकार। अच्छा, अब आपसे एक सवाल और पूछता है। सवाल ये करता है कि ये जो जीवन का अधिकार है ये कह सकते हैं सबसे पहले मिल जाता है, ठीक है, लेकिन एक चीज और यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो जीवन का अधिकार है ये इसी में एक अधिकार और छिपा हुआ है, उसको कहा जाता है निजता का अधिकार। कौन सा? निजता का अधिकार, यानी प्राइवेसी का अधिकार। कोई भी आदमी आपकी प्राइवेसी को नहीं टच कर सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको जान से नहीं मारते हैं, लेकिन जब आप सुबह लोटा लेकर खेतों में जाते हैं तो आपकी हम रिकॉर्डिंग बना देते हैं और उसमें थोड़ा तड़का लगा देते हैं अपनी तरफ से कि दोस्तों आइए दिखाते हैं, आज रघु जो है वो इस समय जा रहे हैं खेतों में और ये अपने साथ लोटा लिए हुए हैं और लोटा लेकर ये देखिए ये इस स्थान पर बैठे हुए हैं और इनके द्वारा त्यागा गया मल इस प्रकार का है। ठीक, अब आपके लिए तो जो देखेगा उस वीडियो को वही हंसेगा आप पर। तो आप तो मरे नहीं हैं, मैंने आपके शरीर को टच नहीं किया, आपकी आत्मा पर प्रहार नहीं किया, लेकिन आपको झकझोर दिया है क्योंकि मैंने आपकी निजता को भंग कर दिया है। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, हाँ सोना खाना खाए, चाय पिए, क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ठीक है, मैंने इसको सार्वजनिक कर दिया। अब आपकी और आपकी प्रेयसी या प्रेमिका जो है उनकी बातों को जब सार्वजनिक कर दिया तो आपके लिए जीने मरने का प्रश्न हो गया। मैंने आपको मारा नहीं है, पीटा नहीं है, आपको टच नहीं किया है, लेकिन मैंने आपकी निजता को भंग कर दिया।
तो ये जो अनुच्छेद 21 है, इसी के अंदर एक और अधिकार है जो छुपा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता या प्राइवेसी का जो अधिकार है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि कभी भी आपसे सवाल कर सकता है कि निजता या प्राइवेसी का अधिकार ये जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन का अधिकार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपसे कभी भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है, अगर उसने कह दिया सारे आर्टिकल में बताइए कि आप कोई एक आर्टिकल लीजिए, ठीक है, तो कोई कहता है सर हमको स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। ठीक है, कोई कहता है कि सर हमको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, कोई कहता है हमको शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए, कोई कहता है हमको अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अधिकार चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहले जब जिंदा रहेंगे तभी आगे के कार्यक्रम होंगे, तभी हम धर्म चुन सकते हैं, तभी हम व्यापार चुन सकते हैं, तभी हम दूसरे काम कर सकते हैं। अब पता चला हम मर गए, हमने कहा बेटा अपने प्राण दे दो, और उसके बाद कह दिया जाओ अब चाहे जिस भगवान की उपासना करो। जब जान ही नहीं है तो प्राण, और उसके बाद आप उपासना कैसे करेंगे? बात समझ रहे ना? तो इस चीज को याद रखिएगा कि जितने भी मौलिक अधिकार है, अगर सवाल करता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा हो जाएगा? वो आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा, यानी जीवन का अधिकार हो जाएगा, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और इसी अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल है? निजता या प्राइवेसी का अधिकार। उम्मीद है कि इतनी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। आज अगला देखिए, अब पूछता है कि संविधान के किस भाग में ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। और एक चीज समझना है यहां पर हम लोग को, ये जो भाग 3 है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक पत्र था जहां जो लंदन की जनता या इंग्लैंड की जनता ने अपने राजा से उस पर जबरदस्ती सिग्नेचर कराया था, जबकि राजा वो अधिकार, वो छूट देने के लिए तैयार नहीं था। तो पूछा जाए कि संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? भाग 3 को। इसी को संविधान का हृदय भी कहा जाता है और इसी को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सवाल अगर कभी भी आपसे करता है कि संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा के नाम से हम किसे जानते हैं, तो वो संविधान के तीसरे भाग को जानते हैं, यानी भाग 3 को जानते हैं। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग को संविधान का हृदय भी कहा जाता है और आत्मा भी कहा जाता है। और भैया एक बात और बता दें, ये जो अधिकार और हृदय और आत्मा की बात है ना, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक चीज आप समझ लीजिए, अगर उसने कभी भी सीधे प्रश्न किया, जैसे हम आपसे सीधे पूछे और आप कैसे हैं, आप सकुशल हैं, तो आपका जवाब होगा जी सर हम बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें और बताओ, तब आप कहेंगे का बताई। जैसा सवाल होगा वैसे ही जवाब होगा, ये ध्यान रखना है। अगर उसने सीधे कह दिया कि संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, तब उत्तर हो जाएगा भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, अच्छा अगर उसने आपसे कह दिया, कुछ भी नाम नहीं लिया, सीधे प्रश्न किया और कहा संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर बदल जाएगा, हृदय आत्मा चेंज हो जाएगी। अब यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ये चीज याद रखना है। ठीक है, अगर सीधे सीधे पूछ लिया तो सीधा जवाब, कहा आइए भाई साहब नमस्कार, तो आप कहेंगे हाँ भैया नमस्ते। ठीक, और अगर उसने कहा का हो का करता, हाँ, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे हाँ हो हम बहुत कुछ कर ले, मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक, अच्छा अगर उसने कहा कि संविधान के का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे बताया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसे बताया, तब आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 को। देखो फिर हृदय आत्मा चेंज हो गया। बात समझ रहे हैं ना? उसने कहा कि संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं, तब आपने कहा किसे? सीधा आपने कह दिया भाग 3 को। भाग पूछा तो भाग 3। अगर उसने कह दिया कुछ नहीं नाम दिया, सीधे कहा संविधान का हृदय आत्मा किसे कहते हैं,
तब आपने कह दिया प्रस्तावना को। अगर उसने बाबा साहब को ले लिया साथ में और कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तब आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को। और अगर उसने इसको थोड़ा सा और घुमा दिया, थोड़ा सा और मूव कर दिया, उसने कहा कि महान राजनीतिक विश्लेषक जी ऑस्टिन ने, क्या नाम है, जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उस किताब का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है समझिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस किताब में उनसे पूछा गया कि संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है, तो जी ऑस्टिन ने इसको भी नहीं माना, इसको भी नहीं माना, इसको भी नहीं माना। बड़े बदमाश आदमी है। उन्होंने कहा कि भैया नीति निदेशक तत्व जो है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। क्या कहा कि नीति निदेशक तत्व जो है वो संविधान का हृदय आत्मा है। यानी हर आदमी के अलग विचार हैं। मुझे लगता है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबके अपने अपने मत हैं। जी ऑस्टिन ने क्या कहा, कहा कि ये जो कह सकते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, उसमें उन्होंने लिखा कि नीति निदेशक तत्व जो है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बातों में आपको कहीं डाउट नाम की कोई चीज नहीं मिली होगी। ठीक है, भरसक प्रयत्न होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको चीजें समझ में आए। देखिए अगला जो टॉपिक हम लोग इसी में पूछ रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूल अधिकार कब प्राप्त होते हैं? जन्म से। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। क्योंकि हमने क्या किया है, दुनिया के 60 देशों का संविधान भारत मंगाया और उन 60 देशों में हर देश से जो भी अच्छा लगा सब हमारा है। ठीक है, जैसे आप मेले में निकले और जेब में हाथ डाले किसी के, देखे 500 की नोट, कहा यार ये तो हमारी है, देखा 1-2 का सिक्का, अरे हम ना लेंगे। ठीक है, तो दुनिया के 60 देशों का संविधान भारत मंगाया गया और हर देश के संविधान से जितनी भी अच्छी चीजें थी उनको उठाया गया और भारत के संविधान में डाल दिया गया। ठीक, जब सबको उठाकर भारत के संविधान में डाल दिया गया तो हम लोग मतलब कह सकते हैं कि इधर उधर से इतनी चीजें बटोर लिए कि हमारा जो संविधान है वो जब बना तभी वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। और एक राजनीतिक विश्लेषक जिनका नाम सर आइवर जेनिक्स है, आइवर जेनिक्स से पूछा गया कि आप भारत के संविधान पर कोई टिप्पणी दीजिए। तो पूछा उन्होंने कि ये बताओ कितने आर्टिकल है भारतीय संविधान में? कहा 395। इतना सुनने के बाद आइवर जेनिक्स अपनी खोपड़ी पकड़कर बैठ गए और कहते हैं अरे बाप रे बाप, भारतीय संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आइवर जेनिक्स की टिप्पणी आती है। अब आप समझिए, तो 60 देशों का संविधान हमने क्या किया, चुराया। ठीक है, हम सब चुराए, चुराते इनसे कुछ यहां से लिया, कुछ आयरलैंड से लिया, कुछ हमने जर्मनी से लिया, कुछ जापान से लिया, कुछ हमने रूस से लिया। चुराते हम इतने बड़े चोर कि जिससे चुराया वो सब छोटे हो गए और जिसने चुराया वो जो है बड़ा हो गया। बात समझ रहे ना? तो हम इतने बड़े चोर का मतलब ऐसा नहीं कि हमारी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि सर जी बहुत बड़े चोर हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके नकड़दादा सुकड़दादा सब उसमें शामिल थे। ठीक है, हर समाज के हर जाति वर्ग और समाज के हर संप्रदाय के लोग जो है उसमें सम्मिलित थे। तो इसीलिए भारतीय संविधान को चुराया हुआ संविधान भी कहा जाता है। कल को कोई आपको कह दे कि अरे बहुत बड़े चोर हो, तो ये नहीं कि उससे झगड़ा कर लो, समझ लो कहां पे कह रहा है, किस बारे में कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये ध्यान रखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 35 तक जाता है। पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जिनकी संख्या अब 6 रह गई है। ये पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितनी है? 6 रह गई है। अच्छा, एक मौलिक अधिकार जो है ऐसा है जिसको निरस्त कर दिया गया है, निराशित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो पहला अधिकार है वो है समता, या उसी को हम कह देते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहला अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, यहां पर वर्णित है स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक,
25 तक जो आपका आता है अनुच्छेद 23-24 होगा, ठीक है। 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन से हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर उसके बाद अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। फिर अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है, अनुच्छेद 29 और 30 में है अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार। फिर इसके बाद अनुच्छेद 31 जो है उसको निरासित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और आपको याद रखना है अगला आर्टिकल जो है अनुच्छेद 32, जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप समझिए यहां पर आपको ध्यान क्या देना है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उन्होंने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान का हृदय और उसकी आत्मा है। इसको ऐसे समझते हैं सरल शब्दों में, मान लीजिए आपके लिए एक रिश्ता आया है, लड़की जॉर्डन की है, अम्मान की है, तिरुना की है, मस्कट की है, बुजुम्बरा की है, सोमालिया की है, मोगादिशु की है। लड़की विदेशी है, टाइट जीन्स पहनती है, लंबी हील वाली सैंडल पहनती है और हाथों में ब्लैक कलर की सिगरेट लेती है, ठीक। अंग्रेजी फर्राटेदार बोल रही, एक नंबर की एकदम, ठीक। सब कुछ बढ़िया है और लड़की का पिता वर ढूंढ रहा है, लड़का ढूंढ रहा है। दहेज में 52 बीघा खेती देना चाहता है और साथ ही साथ 10-20 करोड़ 50 करोड़ रुपया वो एडवांस देना चाहता है। लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की सुंदर है, सब कुछ है, क्यों? क्योंकि उसका खाली दिमाग खराब है। कभी कभी सोती रहती है, अचानक उठती है और जो भी अगल बगल हो चमटा उठा के उसी चमटा से कूचने लगती है, पीटने लगती है, बेलन से मारती है, ठीक है। अब ऐसी दशा में मतलब क्या शादी करेंगे? हमको तो नहीं लगता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप सब शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इतना पागल है कि पागल लड़की शादी कर लेगा, ठीक है। और शायद कोई हो जरूरत का मारा, कहे 20 करोड़ मिल रहा है, लाओ कर लेते हैं, ठीक है, वो एक अलग का मैटर है। लेकिन आमतौर पे आदमी पीछे हट जाएगा, ठीक है। लड़की सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है, एजुकेटेड भी है, खाली दिमागे थोड़ा कम है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा, अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर पूरे संविधान से इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो इतना बड़ा शरीर आप देख रहे हैं, इस शरीर से खाली आर्टिकल 21, खाली हमारे 32 यानी अनुच्छेद 32 यानी खाली हमारे दिमाग को बाहर कर दिया जाए तो पूरा का पूरा संविधान ही व्यर्थ हो जाएगा। ये पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी अगर खाली छोटा सा दिमाग उठा के किनारे कर दिया जाए। बात समझ रहे ना? तो अंबेडकर जी ने इसको बड़ा महत्व दिया। आगे जब आप हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका महत्व क्यों है, ठीक है। आज आपको बस इतना समझना है कि ये 6 मौलिक अधिकार हैं और ये वाला यानी अनुच्छेद 31 जो है इसको हटा दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले एक विधिक अधिकार होता था, जो अब एक प्रकार का जो है क्या बन गया है, पहले एक मौलिक अधिकार होता था जो अब एक प्रकार का विधिक अधिकार हो गया है। तो आशा करते हैं कि ट्रायल क्लास के लिए, टीचर्स के पढ़ाने की शैली को समझने के लिए इतनी बड़ी वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इच्छुक हैं और थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं तो मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि अपने बच्चों को निराश न किया जाए, उन्हें हताश न होने दिया जाए, अंधकारमय जीवन से निकालकर एक उजाले वाले जीवन में लाने का प्रयत्न करूंगा। और ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए डिजिटल बोर्ड की आशा न करें कि बहुत बड़ा टीचर है, बड़ा पैसे वाला है और डिजिटल बोर्ड में ही पढ़ाएगा। मैं व्हाइट बोर्ड में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो सिलेबस है उसको खींच ले जाऊं और अच्छे से समझाने का काम करूं, भले इसके लिए मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, अपना ध्यान रखिए, अपनी मेहनत को बनाए रखिए, ईश्वर आपको सफल करे, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार।